अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आर्टिकल हमें दिया गया था, हम उसकी लिटरेचर रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या बताया गया था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई थी, जंग अजीम दोम जिसको वर्ल्ड वॉर टू कहते हैं, उसके दौरान। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अलाइड नेशंस थी यानी कि मुत्तहिद कौमें थी जो आपस में इत्तेहाद के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रही थी, यानी कि यूरोप को हम कंसिडर करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसा फंक्शन या इकोनॉमी बनानी चाहिए जो जंग अजीम के जो मुज़र असरात हुए इकोनॉमी के ऊपर, उसको टैकल कर सके, उस पर काबू पा सके। तो जब ये कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वॉर टू के बाद हो गई, तो इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में दो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मारिज वजूद में आए। एक का नाम था आईएमएफ, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। दूसरे का नाम उस वक्त रखा गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, जिसको आजकल हम वर्ल्ड बैंक का कहते हैं। अच्छा, तो आईएमएफ जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ का? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का। इंटरनेशनल यानी कि बैनुल अक़वामी तौर पे जो पैसों की एक्सचेंज या रेगुलेशन होती है, उसको रेगुलेट करने का कौन रिस्पॉन्सिबल है? आईएमएफ। क्यों? आईएमएफ एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म फराहम करता है कि हम कैसे अपने ज़र मुबादला को बाहर भेज सकते हैं या बाहर से हम कैसे मंगवा सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे हम बैलेंस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड चला सकते हैं। ठीक है, तो ये इस लिहाज से एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में, क्योंकि दुनिया में 193 ममालिक हैं और उनमें से 190 आईएमएफ के मेंबर्स हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ कंसर्न नॉट ओनली विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर कंट्री बट आल्सो विद द वर्किंग ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एज ए होल। ये सिर्फ एक कंट्री के फाइनेंस को नहीं देखता, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल मॉनेटरी सिस्टम को देख रहा होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आईएमएफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसके आर्टिकल ए, जिसको आईएमएफ आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट कहा जाता है, उसके मुताबिक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहली बात है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, यानी कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट होना चाहिए परमानेंट जो मॉनेटरी कॉपरेशन को सपोर्ट करे, यानी कि पैसों की सप्लाई फराहम करने के लिए ज़रूरतमंदों को एक ज़रूरत होती है ना, तो उसके लिहाज से हमें एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन, ताकि जब भी हमें पैसे की ज़रूरत हो तो वो हमें पैसे फराहम कर सके। टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल अक़वामी जो ट्रेड हो रही है उसको बैलेंस में रखने के लिए और उसको सहूलत देने के लिए इसकी ये जिम्मेदार है। टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, ये एक्सचेंज स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टू असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, जब एक से ज़्यादा पैसे एक्सचेंज करने के सिस्टम हो तो उसके अंदर भी ये हेल्प करता है उसको रेगुलेट करने के लिए। उसके अलावा ये कॉन्फिडेंस भी देता है मेंबर स्टेट्स को, ताकि वो ये है कि परेशान ना हो कि उनके पास टेम्परेली फंड अवेलेबल होते हैं। और उसके अलावा ये जो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, किसी भी मुल्क के अंदर, तो उसको शॉर्टन करता है, यानी कि जल्दी से उसको इक्विलिब्रियम पे लाता है, उसको लेवल पे लेके आता है ताकि सिस्टम चलता रहे। अगर हम इसके फिर मेन फंक्शंस देखें तो इसके कुछ फंक्शंस हैं मेन। सबसे पहले है लैंडिंग फंक्शंस, यानी कि आईएमएफ का एक फंक्शन है लैंड करना, यानी कि उधार देना, और ये हर कंट्री को उसकी ज़रूरत के मुताबिक टेलर्ड हैं, यानी कि उनके हिसाब से ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं हर कंट्री के हिसाब से। दूसरा फंक्शन है सर्विलेंस, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सर्विलेंस करता है कि किस तरफ या प्रॉब्लम आ रहा है मॉनेटरी एक्सचेंज में या फॉरेन रिजर्व्स के अंदर, या कहाँ पे जो है ना रिजर्व स्टेबल नहीं है वगैरह वगैरह, ये उनको उनकी देखभाल कंटिन्यूसली कर रहा होता है। एक्सचेंज रेट रेगुलेशन, ये मुल्कों के अंदर ये जो पैसों के एक्सचेंज रेट होते हैं उनको रेगुलेट कर रहा होता है। ये करेंसी, फॉरेन करेंसी से जो हम बाहर की चीज़ें ख़रीदते हैं उनको कंट्रोल करता है। और उसके बाद अलॉटिंग स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर टू मेंबर नेशंस। एसडीआर होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे हम यहीं पे देख लेते हैं। टू हेल्प द मेंबर इकोनॉमीज इन सिचुएशन ऑफ एनी बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के किसी भी बहरान में, यानी कि जब आपके पास पेमेंट देने के पैसे ना हो तब ये हेल्प करता है आपको। ये ममालिक की मदद करता है ताकि वो अपने इंटरनेशनल रिजर्व्स को बिल्ड कर सकें, दोबारा से उनको स्टेबलाइज कर सकें और अपनी जो इंपोर्ट्स हैं वो जारी रख सकें, उनको इस लिहाज से पैसे देते हैं।
तो इन सब के लिए इसकी लैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं। लैंडिंग फैसिलिटीज़ इसने 3 किस्म की दी हैं। सबसे पहले है स्टैंड बाय एग्रीमेंट। इसमें ये होता है कि शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजुअली बिटवीन 12 to 24 मंथ्स। बट ये क्या होता है, जब आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई क्राइसिस आ रहा होता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो तब ये क्या करते हैं, आपको लैंड करते हैं मनी। ज़्यादा से ज़्यादा 36 मंथ तक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इन मीडियम टर्म अरेंजमेंट बाय विद कंट्रीज कैन बोरो certain amount of money typically over 4 to 10 years। ये एक्सटेंडेड फंडेड है और मीडियम टर्म है। और उसके बाद है द पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। ये डेवलपिंग और गरीब कंट्रीज के लिए होता है, जिसके अंदर पूरे मेंबर कंट्रीज जो हैं उनको लोन्स जो है ना एडमिनिस्टर किए जाते हैं लो इंटरेस्ट के साथ। अब हम आते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था SDR। SDR इट इज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF इन 1969। 1969 में एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट जो है ना क्रिएट किया गया था। यानी कि रिजर्व एसेट के तौर पे मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल पैसा है, पैसा फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये जो फिलॉसफी ऑफ मनी है ये रिजर्व एसेट के ऊपर घूम रही होती है। ये जो हमें 1000 पे हम ये 1000 पे मिलता है, इस नोट की तो कीमत कोई भी नहीं है ना, इसके ऊपर हुकूमत ने लिखा हुआ है हामिल 1000 को मुतालबे पर अदा करेगा। तो इस नोट के पीछे कोई ना कोई रिजर्व एसेट पड़ा होगा, यानी कि सोना हो सकता है या कुछ, यानी कि ये उसकी कीमत का एक टुकड़ा है जो हम आगे दे रहे हैं, ठीक है, तभी उस चीज़ की वैल्यू होगी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको शायद समझना है, लेकिन इसके लिए फिलॉसफी ऑफ मनी समझना पड़ेगा आपको। खैर हम आगे बढ़ते हैं। इट इज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF 1969 में बनाया गया था टू सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग ऑफिशियल रिजर्व मेंबर कंट्रीज। यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर सोने की जो रिजर्व एसेट खत्म हो जाए तो इस सूरत में हमारे पास एक और रिजर्व एसेट पहले से मौजूद होना चाहिए। तो ये एक फिजिकल करेंसी नहीं है, बल्कि ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं ये क्लेम और करेंसी नहीं है, बल्कि एक यूनिट है IMF का। और जो SDR की वैल्यू है वो यानी वो बेस करती है की इंटरनेशनल करेंसीज रिव्यूड बाय IMF एवरी 5 years। तो इसकी जो वैल्यू है ना हर साल बाद IMF जो है ना वो उसकी वैल्यू को देखता है। SDR के अंदर तकरीबन हमारे पास 5 करेंसीज शामिल हैं। 2015 में IMF ने डिसाइड किया था कि चाइनीज युआन को भी इसके अंदर ऐड कर ले। तो उसके बाद से हमारे पास जो SDR हैं उसके अंदर US डॉलर 42%, यूरो 31%, पाउंड यूके पाउंड स्टर्लिंग 8%, जापानीज येन 8%, चाइनीज युआन 11% है। तो अब हम SDR को करके हम अब आते हैं IMF कोटा के ऊपर। अच्छा, कोटा जो है ना हमें भी पता है, जैसे BZU में पश्तूनों का कोटा, BZU में बलोचों का कोटा वगैरह वगैरह। इसी तरीके के अंदर IMF में भी मुख्तलिफ कोटे होते हैं। कोटाज आर असाइंड बाय IMF अकॉर्डिंग टू। जो कोटे होते हैं, कोटाज होते हैं, बेसिकली वो IMF असाइन करता है मुख्तलिफ ममालिक को किस चीज़ की बेस के ऊपर। पहली बेस होती है उनकी रिलेटिव साइज ऑफ इट्स GDP, किसी भी मुल्क की GDP के ऊपर 50% उसकी GDP मैटर करती है कोटा देने के लिए। फिर 30% उस कंट्री की ओपननेस, यानी कि उस कंट्री के अंदर जो मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है आया वो ओपन है या नहीं है, तो ये 30% वैल्यू रखता है। उसके बाद इंटरनेशनल रिजर्व्स, कि उस कंट्री के इंटरनेशनल रिजर्व्स कितने परसेंट हैं, वो 5% अगर हो तब IMF के अंदर उसका कोटा उसको मिल सकता है। तो कोटा तो चलो हमने ये 3 क्राइटेरिया पूरे कर लिए तो अब मिल गया, लेकिन फिर उसका कोटे की फिर वैल्यू क्या होती है। उसके अंदर रिसोर्स कंट्रीब्यूशन के अंदर कोटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोटा ही बताता है कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स अ मेंबर इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड टू द IMF। कि अगर कोटा जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रकम कोई मेंबर स्टेट IMF के अंदर डिपॉजिट कराएगा, ठीक है ना। तो कोटे के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितने रिसोर्स कंट्रीब्यूट करने हैं IMF के अंदर। वोटिंग पावर, जितनी ज़्यादा आपका कोटा होगा उतनी ज़्यादा आपका उसमें वेट होगा, पॉलिटिकल पोजीशन आपकी स्ट्रांग होगी। वोट कंप्राइज 1 वोट पर SDR 1 लाख। तो अगर आपका कोटा है उसके अंदर
तो आपकी जो वोटिंग पावर है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख SDR जमा कराए हुए हैं IMF के अंदर, तो आप 1 वोट यानी कि आपकी कीमत है। तो इस लिहाज से जिस मुल्क ने जितने ज़्यादा SDR जमा कराए हुए होंगे उतने ज़्यादा उसके पास क्या होंगे, वोटिंग पावर होगी। तो अभी हम पीछे अगर जाएं तो हम देखते हैं कि अमेरिका ने कितने 42% SDR इसके अंदर जमा कराए हुए हैं। तो इसके लिहाज से अमेरिका के 42 वोट्स हैं। तो हम अमेरिका को नाराज करके IMF से मतलब के पैसे नहीं ले सकते। ये मैं आपको सिंपल सी मिसाल दी है। उसके बाद है एक्सेस टू फाइनेंसिंग। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग ए मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम IMF अंडर नॉर्मल एक्सेस इज बेस्ड ऑन इट्स कोटा। अगर आपका कोटा ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, आप उतनी ज्यादा अमाउंट निकलवा सकते हैं। अच्छा, SDR जो है ना, SDR एलोकेशन में बताती है कोटाज डिटरमाइन अ मेंबर शेयर इन जनरल एलोकेशन ऑफ SDR। तो ये कोटा ही बताते हैं कि कोई भी कंट्री कितना अपने आप को मतलब कोटा जो है ना वो अपना SDR जमा कराएगा IMF के अंदर। Access to finance from IMF quota is used to decide amount of finance a member can obtain from IMF. E.g., a member can borrow up to 100% of its quota annually and 600% cumulatively. However, it may be higher in exceptional circumstances. IMF जो कोटा होता है वो इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि डिसाइड किया जा सके कि अमाउंट ऑफ फाइनेंस अ मेंबर कैन ऑब्टेन, के मेंबर जो है कोई किसी उस IMF का, उसको हम कितनी अमाउंट दे सकते हैं। वाई रिफॉर्म्स। अब जहाँ पे एक बात आ गई, अभी जैसा कि हम पीछे जाएं हम देखते हैं कि अगर वोटिंग पावर, रिसोर्स वगैरह वगैरह IMF कोटा एंड इट्स रोल्स, तो कोटा जो है ना कहाँ से हमें पता चल रहा है, वो यहाँ पे अब देखें, अगर हम देखें $42 42% उन्होंने अपना SDR के तौर पे डाला हुआ है उसके अंदर। तो क्या होगा कि USA सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, अब मोनोपोली करेगा वगैरह वगैरह। तो उसमें ये होगा कि उस चीज के लिए हमें रिफॉर्म्स जरूरी थी। रिफॉर्म्स किस तरह के, हायर IMF कोटा सिंपली मींस मोर वोटिंग राइट्स एंड बोरोइंग परमिशन अंडर। तो जैसा कि मैंने बताया 42% है अगर SDR उसका, और उसके पास हाईएस्ट कोटा है USA के पास, तो क्या होगा, मोर वोटिंग राइट्स भी उसके पास होंगे, मोर वोटिंग राइट्स होंगे उसके पास, किसके पास, USA के पास। तो उसमें क्या होगा, बोरोइंग परमिशन अंडर IMF बट अंडर ओल्ड सिस्टम टिल 2016। अच्छा, तो वही बता रहे हैं कि USA का जो पहले था ना वो 17% कोटा था। 17% कोटा क्यों था, क्योंकि USA ने 42% जो SDR है वो खरीदे हुए हैं। तो मतलब कि सबसे ज्यादा कोटा USA का था, USA अलोन, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया। तो कोटा विच इज हायर देन क्यूमुलेटिव ऑफ सेवरल कंट्रीज, मतलब बहुत सारे कंट्रीज के इकट्ठे कोटे से भी ज्यादा USA का था। तो G7 ग्रुप हैड मोर देन 40% कोटा, वेयर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड रशिया हैड ओनली 2.5% कोटा। अब ये देखें इनके कम कम है और USA का कितना ज्यादा है। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि USA कैसे अपनी मोनोपोली जो है कायम करके रख सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि IMF कोटा रिफॉर्म्स। तो उसके बाद जो है ना हमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ गई। रिफॉर्म्स के लिए रिफॉर्म्स जब स्टार्ट की गई तो एनी चेंज इन कोटाज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 85%। 85% वो मेजोरिटी होगी तभी जो है ना कोटे के अंदर चेंज की जा सकती है किसी भी मुल्क के। और टोटल वोटिंग पावर एंड अ मेंबर ओन कोटा कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इट्स कंसेंट, यानी कि किसी मुल्क की कंसेंट के बगैर आप उसका कोटा नहीं कम कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेरिका को कह रहा हूँ कि भाई आपका कोटा जो है ना 17% है, आप दूसरे मुल्कों को भी इसके अंदर कोटे की इजाज़त दें, तो अमेरिका मुझे इजाज़त ना दे कि मैं उसका कोटा कम करूं, तो मैं कोटा कम नहीं कर सकूंगा। तो उसकी कंसेंट जो है ना वो लाजमी है। अच्छा, IMF फाइनली एग्री टू कोटा रिफॉर्म्स, और आखिरकार IMF कोटा रिफॉर्म्स के ऊपर राजी हो ही गया। इंक्रीज टू 2.6% फ्रॉम द करंट वगैरह वगैरह थोड़े बहुत हैं। इसमें ये बताया गया है कि जब अमेरिका से उसने कोटा रिफॉर्म्स करा ली और तकरीबन 6% अमेरिका से निकाल लिया कोटा, और बाद में मुख्तलिफ डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर उसको तकसीम कर दिया गया। यानी कि एंड में जो लिखा हुआ है, कोटा शेयर शिफ्टेड टू इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम US एंड यूरोपियन कंट्रीज। इंडियाज कोटा शेयर हैज बीन इंक्रीज टू 2.75 वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो ऊपर हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है,
इसमें यहाँ पे हमारे पास यही बताया गया है कि IMF टू इंडिया वोटिंग राइट इंक्रीज वगैरह वगैरह ये क्यों हुए थे, क्योंकि यूएसए का जो हमारे पास कोटा था, यूएसए का जो कोटा था ना, उसको हमने क्या कर दिया था, कम कर दिया। ठीक है, तो कम करने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये हमारे पास सरप्लस में आ गए। हमने क्या किया, इनको बाकी ममालिक में भेज दिया। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ आईएमएफ रिफॉर्म्स। तो अब हमने ये रिफॉर्म्स जो कर ली हैं आईएमएफ के अंदर, इसकी बेनिफिट क्या है। तो इसका बेनिफिट है द कंबाइंड कोटाज और द कैपिटल कंट्रीज कंट्रीब्यूट डबल्स टू अबाउट 659 बिलियन फ्रॉम। तो उस कोटे की जो है ना, जब हमने कोटा रिफॉर्म्स की तो उसकी वजह से ये हुआ हो गया कि जो 659 बिलियन डॉलर थे वो डबल, सॉरी, 329 बिलियन डॉलर जो है वो डबल होके 659 बिलियन डॉलर हो गए। यानी कि एसडीआर जो है ना उसके अंदर बढ़ गए, सिर्फ कोटा बढ़ाने की वजह से, एक अमेरिका की ज़्यादारी खत्म करने की वजह से बाकी मुल्कों को मिला मौका कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एसडीआर जमा करा सकें। तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा किसका आया, इन्फ्लुएंस हुआ डेवलपिंग कंट्रीज एंड मार्केट्स का ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर इन्फ्लुएंस हुआ। द अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग अ मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम आईएमएफ, इट्स एक्सेस लिमिट इज बेस्ड ऑन इट्स कोटा। यानी कि अगर आपके पास कोटा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फाइनेंस जो है ना वो ऑब्टेन कर सकते हैं आईएमएफ से। नीचे एक मिसाल दी गई है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विल नाउ बी अपॉइंटेड इलेक्शंस अनलाइक अर्लियर। पहले तो था अमेरिका या यूरोप से एक बंदा बिठा देते थे आईएमएफ के ऊपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे, लेकिन अब क्या है, इलेक्शन रिफॉर्म कर दी गई है। इलेक्शन रिफॉर्म के जरिए से अब क्या होगा, इलेक्शन होंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कौन होंगे। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि मोस्ट सेलिएंट फीचर्स ऑफ आईएमएफ हम ये कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं। 1945 से 60 में आईएमएफ ने हमें एक कन्वर्टेबिलिटी का मतलब कि फीचर दिया था, जिसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी करेंसीज इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर 1961 से 70 के अंदर जो है ना स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर, यानी कि इन्होंने हमें बताया कि फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम के ऊपर अगर प्रेशर आ रहा है तो हमें एसडीआर एक अलग से सिस्टम भी बनाना चाहिए डिपॉजिट के लिए जो यूनिट हो आईएमएफ का। उसके बाद 1971 से 80 में आईएमएफ ने कंसेशनल लैंडिंग का स्टार्ट किया प्रोग्राम पुअर नेशंस के लिए। उसके बाद इसने असिस्टेंस के लिए भी प्रोग्राम किया 1981 से 90 तक। फिर 1991 से 2000 तक इसने टेम्परेरी लैंडिंग फैसिलिटीज भी स्टार्ट की। उसके बाद इसकी एक फैसिलिटी है बोरोइंग, जो हम G20 कंट्रीज हैं। की एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स टू ओवरकम द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाज एग्रीमेंट ऑफ द group of 20 industrialized and emerging market economies borrow resources available to IMF। तो 2009 में G20 का इजलास हुआ IMF के अंदर, जिसके अंदर ये तय पाया गया बोरोइंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भी अब बोरो की जा सकती है, उधार ली जा सकती है। अब हम आते हैं IMF के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की तरफ, यानी कि लैंडिंग मैकेनिज्म। इसमें हमारे पास तीन तरह की इन्होंने यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहला है नॉन कंसेशनल फाइनेंसिंग। जैसा कि हमें पता है कि आईएमएफ एक लोन देने वाला इदारा नहीं है, ये मुख्तलिफ मुल्कों के लिए एक फॉरेन रिजर्व के तौर पे काम करता है, लेकिन हाँ हम इससे लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात से नॉन कंसेशनल फाइनेंसिंग भी देता है कुछ मुल्कों को कि हमें इतनी ही फाइनेंस मतलब मार्कअप प्रॉफिट ज़्यादा देता है उनके ऊपर और कहता है कि हमें इतने वक्त में वापस कर दो। बाज़ दफ़ा कंसेशनल भी देता है, वो डिपेंड करता है आगे कंट्री कौन सा है, गरीब है या अमीर है। और 0% प्रॉफिट भी दे सकते हैं, 0.75% भी लगा सकता है। और इनकम जनरेशन आईएमएफ के अंदर इस तरह से होती है। आईएमएफ तो मतलब एक तरह का बैंक है, तो बैंक के अंदर पैसे ये जनरेट कहाँ से होंगे, तो यही जो लोग कर्जे लेते हैं और कर्जों के ऊपर प्रॉफिट देते हैं, वो प्रॉफिट जो है ना आईएमएफ के अंदर काम करने वाले लोगों को पे की सूरत में मिलता है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के लिए आईएमएफ के अंदर बहुत अच्छे स्ट्रक्चर मौजूद है और स्ट्रेटजीज हैं ताकि वो किसी भी ऑपरेशनल रिस्क को टैकल कर सकें। और आईएमएफ जो है ना 3 तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।